गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी से पाठ 18 चिकना घड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, इस पाठ के माध्यम से आपको बताया गया है कि अगर व्यक्ति में कोई कला है तो उसका महान समझना उचित है, किंतु यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है और फिर वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ऐसे ही पाठ के बारे में इस कहानी में बताया गया है। देखते हैं क्या है चिकना घड़ा। एक सेठ था, उसके घी तेल का व्यापार था, शुद्ध माल बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर खूब बिक्री होती थी। अच्छी बिक्री के कारण उसके पास कुछ धन भी जमा हो गया था। उसके घर में केवल 2 ही प्राणी थे, वह और उसकी धर्मपत्नी। उसकी कोई संतान न थी। जब बुढ़ापा समीप आने लगा तो वह व्यापार के साथ साथ तीर्थ भ्रमण, पूजा पाठ व सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगा। एक बार उस सेठ के नगर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ तो सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर दूर से कई प्रसिद्ध कवियों का आगमन हुआ। सेठ ने अपने जीवन में कोई कवि सम्मेलन देखा न था, अतः रात को अपनी दुकान बंद करके वह भी कवि सम्मेलन देखने चला गया। सर्वप्रथम एक कवि ने सरस्वती वंदना का मनोहर छंद सुनाया और फिर भक्ति रस की कुछ अन्य कविताएं सुनकर वह भी वाह वाह कर उठे। सेठ के मन में भगवान की भक्ति की तरंगें उठने लगी। दूसरे नंबर पर एक कवि ने देशभक्ति के जोशीले गीत सुनाए। उसकी सभी रचनाओं को भी सब श्रोताओं ने खूब सराहा, मतलब तारीफ की। तीसरे नंबर पर जब एक हास्य रस के कवि की बारी आई तो बस जैसे सम्मेलन में हंसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। कविवर हाथ फेंक कर और तरह तरह की मुद्राएं बदल बदल कर कविता पाठ कर रहे थे और सुनने वाले हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रहे थे। हंसी के मारे सेठ ने पेट में भी बल पड़ गए। लोग वाह वाह कर उठे। जब हंसी का दौर कुछ थमा तो बारी आई वीर रस के कवि महोदय की। कवि का उपनाम बम्ब था। कवि का क्या नाम था? बम। उपनाम के अनुरूप ही मानो बम फट पड़ा था। कविता क्या थी? सिंह गर्जना थी। कुछ क्षण पूर्व वाला हंसी का सारा हल्का फुल्का वातावरण कविता की 2 पंक्तियां सुनते ही ओजस्वी हो उठा। अन्य बलवान श्रोताओं की बात तो अलग थी। मरियल से सेठ की भी तो बोटी बोटी फड़कने लगी और मुख पर तेज झलकने लगा। आगे सेठ ने अपने समीप बैठे एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कवि लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति हंसकर बोला, सेठ जी कवि संसार के सभी देशों, नगरों, गांव, मोहल्ला आदि जाति, धर्म, संप्रदाय में पाया जाने वाला जंतु है। शब्दों को तोड़ जोड़ कर भिड़ा कर कुछ अंट शंट गढ़ लो, बस बन गए कवि। चाहो तो तुम भी कवि बन सकते हो। सेठ मन ही मन अपने जीवन से कवियों के जीवन की तुलना करने लगा। वह भी तो अपनी दुकान में दिन भर शुद्ध घी और तेल बेचता है। कभी भी किसी तेल या घी खरीदने वाले ने उसके का की सराहना नहीं की। किसकी? उसकी। उसे समाज की ओर से वाहवाही नहीं मिली। सचमुच उससे तो कवियों का जीवन ही अच्छा है। बस 1-2 छंद बनाकर सुना तो और खूब वाहवाही नहीं मिली। यश और धन लूटो। फिर अपनी ढलती जवानी का ध्यान आया तो सोचने लगा, अब थोड़ा सा जीवन और बचा है, वह भी घी तेल बेचकर ही कट जाएगा। क्योंकि कवियों का श्रेष्ठ जीवन उन्हें ही मुबारक। किंतु यह विचार भी स्थायी न रह सका। उसे किसी नीतिकर का वचन याद आया, किसी शुभ काम की प्रेरणा मिलने पर प्रमाद न करते हुए, प्रमाद मतलब आलस्य, उस काम को ही कर डालना चाहिए। इसी ऊहापोह उठापटक में वह उठकर चल दिया। संपूर्ण मार्ग में वह यही बात सोचता रहा कि वह क्रांतिकारी विचार के अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करे या नहीं। अपने घर पहुंचते पहुंचते सेठ के क्रांतिकारी विचार की ही विजय हो गई। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अब कवि बने, बिना चैन से नहीं बैठेगा। रात को उसे सपनों में कवि सम्मेलन के दृश्य ही दिखाई देते रहे। एक सपना तो उसने यह भी देखा कि वो कविता पाठ कर रहा है, लोग वाह वाह और धन्य धन्य कर रहे हैं, और कविता पाठ करके जब लौटा है तो गुलाब के फूलों का बड़ा सहार उसके गले में झूल रहा है। पारिश्रमिक या पुरस्कार के रूप में प्राप्त 500 रुपये उसकी जेब में पड़े हैं, सो अलग। उस समय प्रसन्नता में डूबा हुआ गले के हार को उतारने लगता है तो एकाएक उसकी नींद टूट जाती है। जो गमछा गले में अटक गया था उसी हार को वह अपने गले से हटाता है। दूसरे दिन वह सेठ जल्दी जल्दी दैनिक कार्यों से निपटकर कवि सम्मेलन के आयोजक के पास जा पहुंचा और बोला, मुझे किसी अच्छे कवि का पता बता दीजिए। आप भी कोई कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं तो स्वयं कवि बनना चाहता हूँ, सेठ ने कहा। सेठ का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन हंसा, किंतु उसने सेठ को छकाने के लिए एक धूर्त और अहंकारी तथा कथित कवि का पता बता दिया। सेठ पर तो कवि बनने का भूत बुरी तरह सवार था ही। वह तुरंत ही कविराज के दर्शन को चल पड़ा। कवि के पास पहुंचकर उसने
कवि के चरण स्पर्श किए और उसके बाद अपने आने का उद्देश्य निवेदन किया। सेठ का उद्देश्य जानकर कवि महोदय मुस्कुराकर बोले, विचार तो उत्तम है, किंतु कवि बनना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस विद्या को सीखने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर कवि बनते हैं। कवि अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि सेठ बोल पड़ा, आप चिंता न करें गुरुवारा, पापड़ पूरी यहाँ तक कि आपकी रोटी तक बेलने को तैयार हूँ। आप उसी तरह मुझे कवि बना दीजिए, मेरे जीवन की अंतिम साथ पूरी हो जाएगी। कवि कहता हूँ, ऐसा ज्ञात होता है कि आप दृढ़ निश्चय करके घर से चले हैं। कवि ने पूछा, आपका विचार 16 आने पावरत्ती अरे में यह क्या कहा गया? मतलब यह कि 100 पैसे और क्षमा करें पावरत्ती की नई तोल मुझे मालूम नहीं है। सही है। कवि कहता हूँ। लंबा उकारा मारने के बाद कवि महोदय ने अपने मन में सोचा, हास्य रस से चल सकता है। फिर सेठ से पूछा, आपकी रुचि किस रस में है? सेठ ने समझा शायद कवि उसके सत्कार के लिए किसी रस की बात पूछ रहे हैं, अतः संकुचा कर बोला, हाँ, रस की क्या ज़रूरत है? वैसे संतरा, मौसमी या जो भी आप व्यवस्था कर सकें वही रस ठीक रहेगा। सेठ की बात सुनकर कवि कुड़ सा गया, किंतु प्रकट में हिनहिना कर बोला, हाँ, मेरा मतलब साहित्यिक रस से है। आप किस रस में साहित्य सृजन करना चाहते हैं? सेठ को साहित्यिक रसों की जानकारी भला कहाँ थी। वह मुँह खोले कवि को देखता रहा तो कवि समझ गया कि सेठ निराकाठ का उल्लू है, बेवकूफ़ है। मतलब वह बोला, काव्य के 9 रस होते हैं, हर कवि को अपनी आकृति और स्वभाव के अनुसार उनमें से एक रस चुनना होता है, उसी रस की साधना करनी होती है तथा उसी रस के कवि के रूप में भी वह जाना जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप जो भी रस मेरे लिए उचित समझे बता दें। हाँ, आपको ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि रस में विष कदापि नहीं मिलाऊंगा। मेरी शुद्ध देसी घी की दुकान है, परंतु मैंने कभी मिलावट नहीं की। अब आप ही बताइए, फिर साहित्य रस में मिलावट क्यों करूँगा? सेठ बोला, आपके उत्तम विचार जानकर हम प्रसन्न हैं भद्र। आपकी शुद्ध देसी घी की दुकान है तो अगली बार जब आप पधारो तो 2 किलो घी ले आइएगा। 2 किलो क्यों गुरुवर, पूरा कनस्तर लाऊंगा। गुरु सेवा से बढ़कर और कौन सा पवित्र कार्य हो सकता है? सेठ ने हाथ जोड़कर कवि की बात बीच में काट कर कहा। कवि मन ही मन मुस्काया, फिर बोला, ठीक है, यह आपकी कोमल काया को देखते हुए मैं आपकी काव्य साधना के लिए श्रृंगार रस उचित समझता हूँ। श्रृंगार और पुरुष के लिए सेठ चौंका, बोला, गुरुजी श्रृंगार रस तो महिला कवि, आप ठीक समझे, बुद्धि कुशाग्र है, विद्या तो जल्दी ग्रहण करोगे। कवि ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपकी कृपा से गुरुवर, श्रद्धा मस्तक नवाया सेठ ने। हाँ, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और कवि बनने के लिए जो स्थूल साधना आवश्यक है वह बताऊंगा। कवि बोला, गुरुवर, साधना की बात तो समझ में आती है, किंतु यह स्थूल क्या है भला? स्थूल साधना से अभिप्राय कवि बनने की ऊपरी तैयारी से है। जब आप ऊपरी तैयारी कर चुकोगे तो सूक्ष्म साधना से अधिकारी अपने आप बन जाओगे। कवि ने कहा। सेठ को कवि की बात बिल्कुल समझना पड़ी, किंतु उसकी नाराज़गी के डर से उसने पूछा भी कुछ नहीं। हाँ, हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोला, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ लें, मैं तैयार हूँ। आपका इष्ट देव कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तुम्हारा इष्ट देव श्रेष्ठ है, चलेगा, किंतु इसके साथ आपको अपनी पत्नी को भी अपनी इष्ट देवी समझना होगा। अब उन्हें सुमुखे, सुनयने, प्रेरणा आदि संबोधनों से संबोधित करेंगे, लल्लू की महतारी या पप्पू की मम्मी कहकर नहीं। अजी महाराज, घर में कोई लल्लू या पप्पू ही होता तो कवि बनने की सनकी मुझ पर क्यों सवार होती? तो अपनी संतान है। हाँ भगवान, दीर्घ श्वास खींचकर सेठ बोला, यह शुभ लक्षण है। भगवान ने आपको कवि बनने के लिए ही धराधाम पर भेजा है। और कोई हिदायत? सेठ ने पूछा। हिदायत नहीं, सफलता के सूत्र कहो। मेरे इन उपदेशों को भविष्य में यही उपदेश तुम्हें महान कवि की उपाधि से विभूषित कराएंगे। आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ गुरुवर। अरे हाँ, कुछ याद करता हुआ कवि बोला, अभी 2 बातें बताना तो मैं भूल गया, तो अब बता दीजिए गुरुजी। हाँ, आपको अपनी वेशभूषा में पूरी तरह परिवर्तन करना होगा। कवि ने कहा, मैं समझा नहीं। सेठ चौंका। सेठ क्या हुआ? ये बात सुनकर चौंक गया कि मुझे कपड़े बदलने होंगे, कपड़े, परिवेश, कैसे गणवेश चेंज करनी होगी। धीरे धीरे सब समझ जाओगे, बस यह गूढ़ विद्या है, आसानी से समझ में कहाँ आ पाती है। मन ही मन इस प्रकार बड़बड़ा कर कवि बोला, इस लाल शाही पोशाक को छोड़कर कुर्ता और पायजामा अपनाना होगा, केशों को बढ़ाना होगा, कंधे पर पदयात्री वाला थैला भी आवश्यक है,
कुछ सोचता हुआ सेठ बोला, गुरुजी और अभी सभी परिवर्तन तो मैं कर लूँगा, किंतु गुरुवचनों से मैं किंतु परंतु की गुंजाइश कहाँ, उनका तो आँख मूंद कर पालन करना आवश्यक है। कविवर ने कहा, यह बाल बढ़ाने का झंझट मुझसे न पाला जाएगा। स्नान करने पर ये घंटों सूखने का नाम नहीं लेंगे। काव्य रचना के बजाय मैं बालों का ही गुलाम बनकर रह जाऊंगा। कौन बोला? सेठ बोला। अरे मेरे प्यारे शिष्य, आप श्रृंगार रस के कवि बनने जा रहे हैं, घसियारे नहीं। पर आपसे नहाने के लिए किस उल्लू ने कहा? नहाओ भले ही साल में एक बार, किंतु बालों को तेल कंघी का पोषण मिलते रहना आवश्यक है। तेल तो एकदम शुद्ध पीली सरसों का है, मेरे यहाँ मौजूद है, उसकी कोई चिंता नहीं, तो केवल बालों को संवारने की। आप ही चूक गए सेठ, भले एकदम शुद्ध की बजाय महाशुद्ध हो, किंतु तेल सुगंधित होना चाहिए। चमेली, मोगरा या आंवला, कोई भी सुगंध ठीक रहेगी। मैं धन्य हुआ गुरुजी। इस प्रकार कहकर सेठ ने विदाई ली। घर पहुंचकर सेठ ने जब पत्नी को अपनी खुराफात सुनाई तो अपना मस्तक पीटते हुए सेठ जी को समझाया, कवि सम्मेलनों में कवियों का काव्य पाठ सुनने गए थे या कवि बनने? यदि कल को किसी सर्कस में खेल देखने चले गए तो तुम झूलों पर कलाबाजी खाने लगोगे। नहा धोकर भगवान का नाम लो और अपनी दुकान पहुँचो, बन लिए कवि हूँ। सेठ जी के मन में तो यह आया कि अपनी पत्नी की बात के उत्तर में कह दे कि स्त्री की बुद्धि हमेशा उसकी चोटी में बंधी रहती है, किंतु प्रकट में बोले, प्रिय, सुमुखे, सुनयने, तुम्हारे बल पर ही तो मैं काव्य जगत में प्रवेश करने वाला हूँ और तुम हो कि। सेठ जी आगे कुछ कहते किंतु तभी सेठानी हाथ नचाती हुई बोली, हाय राम, लो राम और लो, कवि तो न जाने कब बनोगे। ये ढोंग भरे चोचले अभी से शुरू कर दिए। तुम कुछ भी कहो, अब तो कवि बनकर ही यश और सम्मान कमाना है। सेठानी चतुर थी, अपने पति के स्वभाव से वह अच्छी तरह परिचित थी। समझ गई कि ये तो चिकने घड़े हैं, जब तक इन्हें भरपूर टक्कर न लगेगी इन्हें अक्ल ही नहीं आएगी, समझाना बुझाना बेकार है। बोली, मैं तो आपकी अनुगामिनी हूँ प्राणनाथ, जिस काम में आपकी रुचि हो वही करो। सेठ को सपने में विश्वास न था कि उसकी पत्नी इतनी आसानी से स्वीकृति दे देगी। वह प्रसन्न हो उठा। दूसरे दिन अपने सेवकों के हाथों उसने शुद्ध घी का एक कनस्तर तथा कुछ नगद अपने गुरु जी के यहाँ भिजवा दिया और स्वयं अपने गुरु के उपदेश का पालन करने में जुट गया। गुरु जी की आज्ञाओं का पालन करते देखकर उसकी पत्नी परेशान रहने लगी, किंतु बेचारी मूक दर्शक बनी हुई थी। कहाँ तो पहले सेठ जी प्रातः 4 बजे बिस्तर छोड़कर स्नान ध्यान आदि कार्यों में लग जाते थे और कहाँ अब 8 बजे तक भी बिस्तर में पड़े पड़े करवट बदलते हुए उसे गुहार लगाते, भद्रे 1 कप गर्म चाय दे दे ताकि तुम्हारा होनहार कवि पति उसे हथियार बनाकर तंद्रा से संग्राम कर सके। हे राम, इनकी बुद्धि को क्या हो गया? अनियमित और सड़ियल जीवन जीने से आखिर कवि का क्या संबंध? मन ही मन बुदबुदाती और प्रत्यक्ष में उसे चाय बनाकर देनी पड़ती। तो 2 महीने की साधना के बाद सेठ की हुलिया में बदलाव आने लगा। दुकान पर ग्राहक भी उपहास करने लगे। उसने सेठ यह तो समझ गया कि वह उन्नति की ओर बढ़ रहा है, किंतु फिर भी गुरु जी से पूछना आवश्यक था। अतः एक दिन गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने जैसे उसे देखा वे खुशी से उछलते हुए बोले, वाह 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 मेरे प्यारे शिष्य, आपने तो कमाल कर दिया। परिवर्तन, आश्चर्यचकित परिवर्तन, आपको आशीर्वाद का ही फल है गुरु जी। सेठ ने श्रद्धा सहित गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, अब आप मुझे कविता बनाने का ढंग बताने की कृपा करें। आपके ऊपर हम 100% यानी 100% प्रसन्न हैं सेठ जी, अवश्य कृपा करेंगे। सेठ ने इस प्रकार कहकर कवि की आंख मूंद कर कुछ सोचने लगे। 10-15 मिनट बाद आंख खोली तो चारों ओर देखकर पेड़ पर बैठे एक बंदर पर नजर गड़ाकर बोले, वह पेड़ पर कौन बैठा है? शिष्य ने गौर से देखकर बताया, बंदर है गुरुजी। ठीक पहचाना? हाँ, अब बंदर पर कविता बनाता हूँ, सुनाओ। हम है घर के अंदर, डाली पर है बंदर, गुरुजी ने छंद बनाया। शिष्य ने सुना तो खुशी से झूम उठा, वाह गुरुवर, आपको तो सचमुच सरस्वती सिद्ध है। बस इसे गुरु मंत्र मानकर शाम को नित्य 2 घंटे जपना शुरू कर दो, इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र हो उठेगी। शाम को तो दुकान पर बैठना होता है। शिष्य ने अपनी परेशानी प्रकट की, भाई महान कवि बनने के लिए प्रयत्नशील कवि को दुकान का झंझट शोभा नहीं देता, आपको दुकान का काम छोड़ना होगा। यही करूँगा गुरुवर। इस प्रकार कहकर लाला गुरु जी की बनाई हुई कविता को रटने लगा। आप इस कविता का अच्छी तरह अभ्यास कर लो। आज रात को मैं अपने साथ आपको कवि सम्मेलन में ले चलूँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, वहाँ एक बात याद रखना कि कविता पाठ करते समय आपकी आंखें बिल्कुल मूंदी होनी चाहिए। सेठ बोला, ऐसा क्यों गुरुजी? शिष्य ने पूछा। प्रारंभ में आंख मूंद कर ही काव्य पाठ करना अच्छा रहता है, इसके एकाग्रता बनी रहती है। गुरु ने समझाया। शिष्य प्रसन्न हो गया। रचना
वो बोलने का अभ्यास करने लगा। रात को सेठ जब गुरु के साथ चलने लगा तो उसका मन प्रसन्नता से मारे बल्लियों ऊंचा उछल रहा था। इतनी जल्दी किसी कवि से उन्हें कविता सुनाने का अवसर मिल सकता है, इस बात की उसे सपने में भी आशा न थी। वह पूरे रास्ते अपनी कविता को ही रटता रहा। बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में कवि सम्मेलन शुरू हुआ। सेठ जी ने भरकर आनंद लिया। जब सभी कवि अपनी रचना सुना चुके तो संयोजक से प्रार्थना करके गुरुजी ने सेठ का नाम बुलवा दिया। बस फिर क्या था, सेठ माइक के सामने जा पहुंचा। माइक को बाएं हाथ में थाम कर जैसे उसने भीड़ भाड़ को देखा, उसके होश उड़ गए। कविता के स्थान पर आंखें बंद करके वह ऊंचे स्वर से बंदर बंदर ही करता रहा। उसके बेसुरे आलाप को सुनकर सब श्रोता एवं कवि हंसते हुए चले गए। हाँ, गुरुवर मुस्कुराते हुए मंच के पीछे अवश्य बैठे रहे। लगभग आधा घंटा बाद जब सेठ ने आंखें खोली तो केवल एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा। कविता पाठ बंद करते ही वह व्यक्ति बोल उठा, मैंने अपनों सामियानों उतरानो छे थे अपनी वाणु को लगाम लगाओ कवि जी। कवि महोदय तो वाहवाही की आशा में रेंग रहे मतलब बंदर बंदर कह रहे थे, जब उन्होंने अपने सामने बैठे एक मात्र पगड़धारी मारवाड़ी की ये बात सुनी तो अपने पीछे गुरुजी से बोला, गुरुजी यह क्या हुआ, मुझे हार और पुरस्कार? फूलों का हार तो कुंभला जाता, बस यह करारी हार आपको आजन्म याद रहेगी। कभी ही नहीं, आप अनोखे कवि रहे। घर जाओ और अपना घी तेल बेचो, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। सेठ जी तो चिकने घी तेल का व्यापार करते करते स्वयं भी चिकने घड़े बन चुके थे। वे पुनः पुराने धंधे में लग गए। तो ये थी कहानी चिकना घड़ा। किसी के कहने और बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी को देखकर जो कार्य नहीं आता उसको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।